हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो किए थे उससे आगे अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमसे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़े, जहाँ पर आपको शॉर्ट्स कंटेंट और इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। तो करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत, जो है अपना की पाइराइट की मृदा अभिक्रिया। पाइराइट की मृदा अभिक्रिया, अब ये क्या होती है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो पाइराइट का सूत्र क्या होता है? Fe2। बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। पाइराइट की मृदा अभिक्रिया कैसे होगी? पहले लिया अपने Fe2 और ये टूटेगा किस में? Fe और सल्फर में। फिर अपने लेंगे Fe को और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन से। क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस सल्फर। अगर इसको बैलेंस करने की बात आई तो इसको बैलेंस इस तरह से करेंगे, यहाँ अपने 2 लगाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये होगी संतुलित अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो देखो जो आता है वो आता है सल्फर। सल्फर की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से, क्या बना? SO2। फिर SO2 की अभिक्रिया दोबारा से ऑक्सीजन से करवाई, क्या बना? SO3। अगर इसको संतुलित करना चाहते हो तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर भी क्या लगा दो? 2 लगा दो। उसके बाद में ये जो SO3 है ये अभिक्रिया करता है किससे? जल से, और क्या बना देता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 ये रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करता है सोडा लाइम यानी चूना के साथ। तो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? ये H2CO3 प्लस CaSO4। ध्यान देना, ये जो H2CO3 है इसको कई जगहों पर ऐसा भी लिखा होता है H2O प्लस CO2, तो ये बात एक ही है। उसके बाद में देखो ये जो पाइराइट है ये यूज कहाँ पर हुआ था? लवणीय मृदा उपचार में। लवणीय मृदा में यूज हुआ था। और लवणीय मृदा में क्या था कि सोडियम था और कैल्शियम वहां से वापस चला गया। तो क्या लेंगे अपने? सोडियम क्ले, यानी ऐसी मृदा जिसके ऊपर सोडियम है और उसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? CaSO4 से। क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्ले, यानी जो मृदा थी उसके ऊपर दोबारा क्या आ गया? कैल्शियम आ गया और सोडियम क्या चला गया? बाहर, जो कि Na2SO4 से जुड़कर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये क्या हो गई? पाइराइट की मृदा अभिक्रिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। पाइराइट की मृदा अभिक्रिया 3 से 4 बार अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें अपने आता है टॉपिक वो इसमें आते हैं कि जो लवणीय व क्षारीय मृदा का प्रबंधन। लवणीय व क्षारीय मृदा का प्रबंधन। भाई अपने भौतिक विधि से, जैविक विधि से या रासायनिक विधि से लवणीय और क्षारीय मृदा में सुधार तो कर लिया, लेकिन अब उसमें प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर खराब हो जाएगी। तो इसमें प्रबंधन में देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले जो इसके प्रबंधन में आएगी वो आएगी खेत तैयार करना। कौन सी आएगी इसमें? ध्यान रखना, खेत की तैयारी करना। भी खेत की तैयारी किस तरह से करनी है? खेत की तैयारी करना और अपने कह सकते हैं कि फसल उगाना। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है पौध तैयार करना। पौध तैयार करना मतलब अपने पंजीरी बोलते हैं जिसको आम भाषा में, पौध तैयार करना। पौध तैयार करना व उनको लगाने का तरीका हो गया। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है सिंचाई। क्या आता है? सिंचाई। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो इसके अंदर आते ही हैं लवण रोधी फसलों का चयन। लवण रोधी फसलों का चयन या लवण सहिष्णु फसलों का चयन, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, लवण सहिष्णु फसलों का चयन। सहिष्णु फसल का चयन। और लवण सहिष्णु फसलें भी दो तरह से हो सकती है। एक तो वो जो अंकुरण में लवण सहिष्णु हो। लवण सहिष्णु होने का मतलब जो लवणों को सहन कर सकती है। और दूसरी वो जो वृद्धि में जो है लवण सहिष्णु होती है।
वृद्धि में क्या हो, लवण सहिष्णु हो। उसके बाद में जो इसमें आते हैं वो आते हैं बीज उपचार। क्या आते हैं, बीज उपचार। और बीज उपचार के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है फसल चक्र। क्या आता है, फसल चक्र ये। और उसके बाद में अगला जो इसमें या अपने कह सकते हैं लास्ट जो आएगा वो आएगा उर्वरक व खाद के उपयोग। खाद व उर्वरक, उर्वरक व खाद, उर्वरक व खाद। तो ये सारे तरीके हैं जिसके हिसाब से अपने लवणीय और क्षारीय मृदा का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बात करें अपने, तो जैसे खेत की तैयारी है, तो खेत की तैयारी में ये ध्यान रखना है अपने को कि जो लवण अपने लीचिंग के थ्रू या निक्षारण के थ्रू नीचे भेजे वो दोबारा ऊपर ना आए। उसके बाद में पौधों के जो तैयार करते टाइम भी चीज ध्यान रखना है। सिंचाई में ध्यान रखना है कि लवणीय जल से सिंचाई न करें, जहाँ तक संभव लवणीय जल से सिंचाई न करें। और अगर अपने को ये लगे भी अपने पास कुछ है ही नहीं, लवणीय जल लगाना ही पड़ेगा, तो आप इस तरह से ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आपने जो है वो जो नॉर्मल पानी होता है उससे सिंचाई कर दी और दूसरी बार आपने लवणीय जल से सिंचाई कर दी। फिर आगे लवण सहिष्णु फसलों का चयन करना। अब अपने जो है मृदा जो है वो लवणीयता कम तो कर दी, लेकिन हो सकता है उसमें लवणीयता फिर भी बची हुई हो, तो अपने को ऐसी फसलों का चयन करना है जो लवणों की सांद्रता को सहन कर सके, जिसको क्या कहते हैं अपने लवण सहिष्णु फसल। और उसमें भी दो हैं, एक तो वो फसलें होती है जो अंकुरण के समय लवणों को सहन कर सकती है लेकिन वृद्धि में सहन नहीं कर सकती है। एक वो होती है जो अंकुरण के समय तो लवणों की सांद्रता को सहन नहीं कर सकती, लेकिन एक बार अंकुरण हो गया तो वृद्धि की स्टेज में वो लवणों की सांद्रता को सहन कर सकती है। फिर आता है बीज उपचार। तो ध्यान देना कि बीजों को अगर अपने 0.1 सांद्रता के लवण विलयन से उपचारित कर देते हैं तो वो जो बीज होते हैं वो 0.35% की लवण सांद्रता को सहन कर सकता है। उसके बाद में फसल चक्र। फसल चक्र अपने को इस तरह का बनाना है जिससे कि एक जैसी फसल ना आए, जिसके कारण सारे जो अपने पोषक तत्व होते हैं वो चक्रण में यूज होते रहे। ऐसा ना हो कि एक पोषक तत्व बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और बाकी यूज ही नहीं हो रहे, तो उसमें भी फिर लवणीय और क्षारीय मृदा की समस्या दोबारा उत्पन्न हो सकती है। और उसके बाद में आते हैं उर्वरक और खाद। उर्वरक और खाद भी देखो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उर्वरक और खाद अपने इस हिसाब से अगर यूज करेंगे कि उससे क्षारीय या अम्लीय प्रभाव ना पड़े या लवणीय प्रभाव ना पड़े, तो मृदा की लवणता को लंबे समय तक होने से बचाया जा सकता है। तो ये क्या है, कुछ एक तरीके हैं जिसके माध्यम से लवणीय और क्षारीय मृदा का प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने जो आते हैं वो आते हैं लवणीय जल व क्षारीय जल। क्या आता है, लवणीय जल व क्षारीय जल। तो लवणीय जल में देखो 3 पैरामीटर्स यूज होते हैं यहाँ पर। लवणीय जल में पहला जो आता है इसमें वो आता है विद्युत चालकता। क्या आती है, विद्युत चालकता, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EC। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है SAR, सोडियम अधिशोषण अनुपात। सोडियम अधिशोषण अनुपात इसको बोलते हैं SAR। और तीसरा जिसमें आता है वो आता है अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं अपने RSC। अब देखो ये क्या होता है लवणीय जल। लवणीय जल वो होगा जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक हो। ध्यान रखना जहां पर भी लवणीय शब्द आ जाए वहां पर विद्युत चालकता हमेशा ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे लवणों की सांद्रता बढ़ती है विद्युत चालकता बढ़ती है। दूसरा आता है सोडियम अधिशोषण अनुपात। तो सोडियम अधिशोषण अनुपात जो है वो 15% से अधिक हो। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि बुक में आपके जो है 10% दे रखा है। क्या दे रखा है, 10% दे रखा है, तो अपने भी यहाँ पर 10 ही लिखेंगे। अब मैंने यहाँ 15 क्यों लिखा है, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है 15 की होना असल में यहाँ पे 15 ही चाहिए था, क्योंकि जब क्षारीय जल पर आएंगे तो फिर ये 15 पर शिफ्ट हो जाता है। और जब भी अपने किसी लवणीय जल या मृदा की परिभाषा देते हैं तो मानक जो होते हैं वो फिक्स रखे जाते हैं, वो चेंज नहीं होते। क्योंकि अगर मान लो किसी की सोडियम अधिशोषण अनुपात 11% हुआ तो उसको फिर किस कैटेगरी में रखेंगे, वो रख नहीं पाएंगे अपने। तो यहाँ पर 10% दे रखा है, ये क्या होगा 10% से अधिक चाहिए, 10% से अधिक नहीं, ये क्या होगा 10% से कम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं जहाँ पर
ये ज़्यादा होते हैं, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 10% से कम। और तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है 2.5 मिली तुल्यांक लीटर इनवर्स से कम, MEQ लीटर इनवर्स से कम। इसको क्या कहा जाता है, लवणीय जल कहा जाता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना आप, क्या कि अगर किसी जल की जो विद्युत चालकता है वो कितनी है, 1 डेसी साइमन मीटर इनवर्स, तो इसका मतलब है कि उसमें 1 लीटर में 0.64 ग्राम लवण है, लवण घुले हुए हैं या लवण क्या है, उपस्थित हैं। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना आप, क्या कि सोडियम अधिशोषण अनुपात जो होता है, सोडियम अधिशोषण अनुपात ये मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन। वहीं अगर अपनी बात करें अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की, इसका मात्रक क्या होता है, मिली तुल्यांक प्रति लीटर, या इसको अपने शॉर्ट में लिखते हैं MEQ लीटर इनवर्स। और विद्युत चालकता का मात्रक यही होता है, डेसी साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये तो होगी लवणीय जल की बात। उसके बाद में बात करते हैं अपने क्षारीय जल की। तो क्षारीय जल की बात करें तो क्षारीय जल में देखना विद्युत चालकता जो होती है वो 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से क्या होती है, कम। क्या होती है, कम होती है। दूसरा अगर अपने इसमें बात करें तो सोडियम अधिशोषण अनुपात जो है वो क्या होता है, 15% से अधिक। और तीसरा अगर अपने बात करें तो अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो भी क्या होता है, 2.5 मिली तुल्यांक लीटर इनवर्स या प्रति लीटर से अधिक होता है। अब ये तो हो गया क्षारीय जल। क्षारीय जल की परिभाषा अपने जो यही दी जाती है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लवणीय जल होता है उसमें लवण ज़्यादा होते हैं या लवणीय मृदा होती है उसमें लवण ज़्यादा, तो उसकी विद्युत चालकता ज़्यादा होती है, बाकी दो पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 15% है, मैंने आपको अभी बताया था, और यहाँ पर कितना था, 10%। तो यहाँ पर या तो दोनों जगह 10 होना चाहिए था या दोनों जगह 15 होना चाहिए था, और होना वास्तव में 15 ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो 10 दे रखा है तो एक बार के लिए अपने 10 ही लिखेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों आज की क्लास में अपनी तरह रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो पेजेस हैं उनको भी जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको इसी तरह का कंटेंट जो है वो तरह देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जेट और ICR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हमने पिछली बार भी जेट की क्लासेस चलाई थी, इस बार भी चलाएंगे और कोर्सेज भी हम लॉन्च करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगोल अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी लवणीय मृदा और उसके बनने के कारणों के बारे में और उसको सुधारने के कारणों के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाइराइट की मृदा अभिक्रिया, और उसी के बारे में अपनी बात करेंगे, और लवणीय मृदाओं के जो मैनेजमेंट वगैरह होते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने हमारे ये इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारी ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना।